हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट और नॉट। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज प्रॉमिस की थी बेटा कि हम आपके लिए चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस है, जो आने के चांसेस है बेटा आपके एग्जाम में, वो हम कंपाइल करके लेके आएंगे और उनको हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज हमारा वो पहला वीडियो है हम इसमें, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पहले की बात कर लेते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा पर्पस है, ये क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है और यहाँ से हमें नंबर्स लेके आने हैं। जैसे कि हमें 68 क्वेश्चंस टोटल सोल्व करने हैं बेटा, राइट और नॉट। तो यहाँ से आज का जो पहला हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर एवरेज की बात करें तो आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में आपको देखने को मिल जाता है बेटा, कभी ना कभी एक क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जो हम करेंगे इससे आप 6 मार्क्स लेके आ सकते हो बेटा। इज दिस क्लियर? तो हम इसके देखो, इसके अंदर ये है 5 क्वेश्चंस, ये 4 से 5 क्वेश्चंस है। अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हो तो आई एम श्योर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे इसी चैप्टर के अंदर, सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस को सोल्व करके। 4 क्वेश्चंस है, एक अथवा भी है तो बेटा वो भी हम सोल्व करेंगे, राइट। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ के। सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ के आप 6 नंबर लेके आ सकते हैं, 6 नंबर्स। तो आते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, क्या संख्या 15 की पावर n एक प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? अगर हाँ तो भी कारण दीजिए और नहीं होगा तो भी कारण बताना है। तो बेटा यहाँ पे मेरे को एक चीज बता दो, कभी भी अगर अंतिम अंक 5 है तो क्या उसका अंत कभी भी 0 हो सकता है? बेटा उसकी किसी भी पावर को, 5 को मैं कितने बार भी गुणा करूं तो वो हमेशा क्या आएगा, एंड में 5 ही आएगा। इज दिस क्लियर? देखो 10 कब बनता है, लास्ट में 0 कब आता है, जब 10 बनता है हमारा, ठीक है। और 10 कब बनता है, जब हम किसी भी नंबर को 2 और 5 को जब गुणा करते हैं, 2 5 10, तभी 10 बनेगा। तो अगर किसी भी नंबर का फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी नंबर का फैक्टर हमारे पास 2 और 5 है तो वही आपका लास्ट अंतिम अंक क्या बना सकता है, 0 बना सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका अंतिम अंक 0 बन सकता है बेटा, या उसकी किसी पावर का भी क्या बन सकता है, अंतिम अंक 0 बन सकता है। जैसा कि आपको बोला है वहां पे 15 की पावर n, तो 15 की कोई भी पावर ले लो, 15 की पावर 1 लेंगे तो भी 15 आएगा, 15 की पावर 2 लेंगे तो 15 गुना 15 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, 5 पंजे 25, तो लास्ट डिजिट 25 आएगा। वैसे ये 225 होता है, राइट। 15 की पावर 3 कर सकते हो, 15 की पावर 3 करने पर 3375 होता है, तो भी लास्ट में 5 ही आ रहा है। यानी कि जब भी यहाँ पे 5 है, अंतिम अंक 5 है, तो इसका कितनी बार भी आप पावर करो, कितनी भी पावर कर दो, उसका अंतिम अंक क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, कभी भी 0 नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? आप ये फॉर्मेट में आंसर्स लिख के आ सकते हैं, जैसा कि उत्तर में दे रखा है, उत्तर, इसका उत्तर इस तरीके से लिख के आओगे आंसर्स। नहीं, 15 की पावर n कोई भी पावर हो, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसी संख्या का अंतिम अंक केवल उसी संख्या के अंतिम अंक पर निर्भर करता है। जैसे 15 का अंतिम अंक 5 के ऊपर निर्भर करेगा कि 5 की कितनी बार पावर कर रहे हो। और अगर 5 ही बेटा उसके अंदर 10 नहीं है, उसमें 0 नहीं है, तो वो कभी भी अंत हो ही नहीं सकता। और कौन अंत होगा? जिसका अंतिम अंक 0 होगा वही 0 के ऊपर समाप्त होगा, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है बेटा। इज दिस क्लियर? यानी कि उसकी किसी की पावर, कोई भी नंबर की पावर अंतिम 0 नहीं होती है एक्सेप्ट 2 0 बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां तक सबको समझ में आया होगा, आई होप। चलो ऐसे आप लिख के आ जाएंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन। हर बार किसी ना किसी सेट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा आप मेरे को बताओ, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के लिए अगर मैं बात करूं तो हमने ये सीखा है ना कि अंडर रूट 5 को हमने क्या करना है। देखो करना कैसे है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे अपरिमेय संख्या को लिए आपको प्रूव करने के लिए बोला है बेटा, तो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले मानेंगे कि हमने माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है, तो इसको परिमेय संख्या मान लो, इसको उल्टा मान लो बेटा, ये परिमेय संख्या है। इज दिस क्लियर? और अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट 5 बराबर p बटे q। और जहां पे p और q क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। सीधा सीधा जैसे लिख रहा हूं ऐसा ऐसा सेम ऐसे कैसे लिख के आ जाना बेटा। और यहाँ पे p एंड q क्या है बेटा,
सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक दूसरे के साथ में बेटा जिनका कॉमन फैक्टर या फिर आप बोल सकते हैं सम गुणनखंड एक होता है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, सहअभाज्य संख्या है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब यहां से देख लो, अब मैं यहां पे देखो पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा था, ये था √5 बराबर P बटे Q। इसको अगर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले देखो ये P को मैं अगर मैं वैल्यू निकालूं तो P की वैल्यू एक Q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √5Q, इसको ऐसे लिख दो। अब इसका पूरे का वर्ग कर लेंगे बेटा, वर्ग करने पर इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो देखो P का वर्ग हो जाएगा P², और यहाँ पे √5 का वर्ग होगा 5, और Q का वर्ग हो जाएगा बेटा Q²। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे अगर P², अगर यहाँ पे P² की अगर मैं बात करूं बेटा, तो P² की जो वैल्यू है वो 5 का एक मल्टीपल। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहाँ पे अगर बेटा 5 का आप बोल सकते हैं P² जो है 5 का एक मल्टीपल है, तो P भी तो एक 5 का मल्टीपल होगा। तो हम यहां से बोलेंगे चूंकि P² 5 का गुणज है, तो P भी एक 5 का गुणज होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं बेटा? और P अगर 5 का एक गुणज है तो P को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं बेटा। तो P को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी चर है बेटा, उसका 5 से गुणा कर देंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अगर यहां पे मैं बोलूं, नेक्स्ट में देखेंगे, एक सेकेंड रुकना। अब बात करते हैं, देखो P = कितना है, 5K है। तो अब मैं यहां से क्या कर लेता हूं, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में P बराबर 5 के रखने पर मैं यहां पे रखूंगा 5K का मान, और ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर बराबर 5Q²। यहां से वैल्यू निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा 25K² बराबर 5Q²। इज दिस क्लियर और नॉट? यहां से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बार, और यहां से आपको क्या लग रहा है बेटा, जो Q² भी है, सीधा सीधा ऐसा कैसा लिखते रहेंगे, Q² भी आपका 5K² के बराबर है। Q² भी 5K² के बराबर है। तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है बेटा, यहां से भी पता चल रहा है कि Q² एक 5 का गुणज है, तो Q भी एक 5 का गुणज होगा। और आप मेरे को ये बताओ ना बेटा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, चूंकि P और Q दोनों 5 के गुणज हैं, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? और अगर ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है बेटा, तो मेरे को ये बताओ, जो हमने पहले माना था वो चीज गलत मानी थी ना, उसका विरोधाभास हो गया। तो यह कथन का विरोधाभास है। सेम ये चीज लिख के आएंगे आप, कथन का विरोधाभास है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो मेरे को, नहीं तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पे बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सिर्फ एक बार इसको वापस से भी देख लो, एक बार इसको रिवाइज कर लो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे √5 बराबर P बटे Q है, Q को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार वर्क करेंगे, वर्क करने पर वहां पे P² 5Q के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि 5 का मल्टीपल आएगा। सेम यहाँ पे P का मान लेंगे, कोई भी 5K के बराबर, 5 PQRS जो भी मान रहे हैं वो मान लो बेटा।
फिर उसको वहां पे समीकरण में रख देंगे, यहाँ पे इसके अंदर रख दिया, और रखने के बाद सीधा सीधा ये भी आपका 5 का गुणज आ जाएगा, और दोनों ही 5 के गुणज है, तो हम बोल सकते हैं ये सहअभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो आप यहां से बोलेंगे कि ये जो हमने पहली चीज मानी थी वो बिल्कुल गलत मानी थी, और ये हमारे पास सहअभाज्य नहीं होंगे। पी और क्यू तो विरोधाभास हो रहा है जो भी हमने माना था बेटा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर परिमेय संख्या नहीं है, देखो रियल नंबर्स में अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो उसमें दो ही टाइप के नंबर्स होते हैं, या तो परिमेय हो सकता है कोई नंबर, या फिर अपरिमेय हो सकता है बेटा। तो अगर वो नंबर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? चलो गुड, आते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखो, उसी के बेसिस के ऊपर है, सेम क्वेश्चन ही। अगर यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इसको कैसे करेंगे, इसको कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ये बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और बेटा अपरिमेय संख्या है तो हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले परिमेय संख्या मानेंगे। ये 2 + √3 को हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा, हमने माना ऐसा। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 + √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और वही चीज है बेटा, यहाँ पे P एंड Q सहअभाज्य है और पूर्णांक है और सहअभाज्य है, ठीक है बेटा। गॉट इट और नॉट? अब यहां से मैं देखूं, मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं बेटा, ये √3 की वैल्यू निकालो। √3 क्या है, ये P/Q - 2। और ये मेरे को बताओ कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q परिमेय संख्या है और 2/1 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने पे क्या होता है बेटा, किसी भी परिमेय संख्या में से P/Q - 2 एक परिमेय संख्या है। बट लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जैसा कि प्रश्न में दिया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अगर एक अपरिमेय संख्या है तो आप मेरे को बताओ, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अतः एक परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सभी? इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास। जो हमने माना वो सही माना ही नहीं है, इसका मतलब ये, ठीक है, विरोधाभास हो रहा है। जो कथन माना था वो बिल्कुल गलत माना था। गलत माना था यानी कि परिमेय संख्या माना था, तो वो परिमेय संख्या आ ही नहीं रहा है, अपरिमेय संख्या। सबको यहां तक समझ में आया होगा? आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी बेटा। तो ये हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे करनी है, उसको बदलना है, वहां पे देखना है कि परिमेय बन रहा है कि अपरिमेय बन रहा है, और खत्म, 1 सेकेंड, चुटकियों में कर सकते हैं। इस दस क्लियर? चलो, तो आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ये बताओ मेरे को सबको। सिंपल क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, सीधा रटो, आंसर लेके आओ, सीधा लिख के आ जाओ, लिख के आगे आंसर 6 नंबर, सीधे सीधे। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो, संख्याओं 18,180 और एक दे रखा है 7575 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। दो संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बेटा। 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कभी कभी 5 में भी आता है, ठीक है। तो 5 नंबर या 3 नंबर सीधा दे देता है इससे। ये हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, राइट और नोट। अब देखो कैसे करेंगे। संख्याओं में 18,180, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18,180 का।
अभाज्य गुणनखंड आता है सबको? सबसे पहले का कर रहे हैं क्या वाला, ठीक है बेटा। तो इसका 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 9 0 9 0, फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 90 का 45 45, फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा 15 तो ये 45 15 तो ये 45, फिर 3 से जाएगा 5 0 5, अब ये 5 से जाएगा 1 0 1 और 101 इसका बेटा अभाज्य संख्या 101, तो 101 में 101 का भाग देंगे तो एक बार। यहां से देखो 75 75 का भी हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहां से 75 75 का गुणनखंड करने पर 3 से भाजित जाता है बेटा, तो 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंजू 15, बचेगा 1, फिर ये आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं बचेगा कुछ भी, तो 7 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 पंजू 15, ये आ जाएगा 25 25, फिर ये 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5, फिर यहाँ से बेटा 5 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा 101, फिर ये 101 से भाग जाएगा तो ये एक बार। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड की मैं बात करूं तो 18180 को मैं लिख सकता हूं कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 101। वहीं अगर मैं बोलूं बेटा 75 75 को मुझे लिखना है तो वो आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 101। और बेटा HCF निकालने के लिए ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया अभी तक हमने, ये क्या कर दिया, बस डिवाइड मेथड से उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया बेटा, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब उसके बाद क्या करो, यहां पे देखो मैं HCF और LCM दोनों के लिए बता रहा हूं। HCF लेने के लिए क्या करते हैं, HCF लेने के लिए सिर्फ आप क्या करते हैं, कॉमन को ढूंढते हैं जो दोनों के अंदर है। दोनों के अंदर देखो एक 3 यहां पे दिख रहा है, दूसरा 3 एक यहां पे दिख रहा है बेटा, तो दोनों में एक एक 3, इसमें एक 3 है, इसमें 2 3 है, बस कॉमन कितना है, कॉमन सिर्फ एक ही है, तो जो कॉमन है वही ले लो। उसके बाद यहां पे 1 5 है, यहां पे 2 5 है, तो 1 5 कॉमन है सिर्फ, तो 1 5 कोई भी कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में ये वाला कॉमन है, तो यहां पे 5 आ गया। उसके बाद बेटा ये 101 दोनों में कॉमन है, 101 यहां पे भी है, 101 यहां पे, तो जो यहाँ पे दोनों के अंदर है ना, उन दोनों को बस एक एक बार यहाँ पे लिख लेंगे और इन सबका गुणा कर लेंगे बेटा, वही हमारे पास HCF बनेगा। तो यहाँ पे देखो 5 3 15 और 15 एकम 15 होगा और 15 एकम 15, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1515। क्या HCF निकालना है सबको, इस चीज का समझ में आया बेटा ये चीज। इसी चीज का अगर मैं LCM की बात करूं, ध्यान से देख लो, LCM की अगर मैं बात करूं बेटा तो कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है ना उसको कॉमन को तो रख लो। देखो जो हमने कॉमन लिया था ये 3 गुणा 5 गुणा 100, ये HCF था, ये तो हट गया। उसके बाद क्या क्या बच गया एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बचे, ये सारे एक्स्ट्रा बच गए, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5, जो एक्स्ट्रा थे उन सबको लेके आ जाता है, ये सबका दोस्त है एलसीएम, ठीक है। HCF जो स्पेसिफिक दोस्त रखता है, मतलब कि गिने चुने दोस्त रखेगा बेटा, इज दिस क्लियर। तो वहां पे एलसीएम क्या करता है, सबको लेके चलता है, ये भी फैक्टर नहीं है, चलो आ जाओ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट और नॉट। इसी तरीके से तो यहां से अगर मैं बोलूं इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो पूरा मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है, ये यहां से यहां तक तो बेटा कितना है A1, ये भी आ गया 3, 2 बार 3 ना, यहां से यहां तक टोटल मल्टीप्लाई, ये देखो 18,180 था बेटा, इसके ही तो फैक्टर है ये 18,180, और इसको सिर्फ मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना था, एक्स्ट्रा सिर्फ 5 ही है उसमें, तो यहाँ से 5 से गुणा करेंगे तो 0, 18 पंजू वैसे 90 होता है तो 90, और 18 पंजू फिर से 90 होगा तो बेटा 90। इज दिस क्लियर और नॉट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90,900। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं नेक्स्ट पे, अगले वाली चीजें। क्लियर हुआ बेटा सबको ये। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन और है, इसको एक बार और देखो। ये तो हो गया बेटा ए वाला, क्या वाला। अब इसका ख भी देखो, आपको 2 ऑप्शंस देगा, इसमें से कोई भी एक करना है, ठीक है, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन को पढ़ो। आप सब लोग घड़ी देखते हो ना, सब लोगों ने देखा भी होगा, रेस भी लगाई होगी कभी ना कभी। इज दिस क्लियर। पहले वाले क्वेश्चन को जस्ट पढ़ के देखो, क्या बोला है, 3 घंटियां 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि ये तीनों घंटियां एक साथ 6 बजे बजी है, 6 सुबह के 6 बजे बजी है, तो इसके पश्चात वे तीनों एक साथ कब बजेंगी। अब बेटा ऐसा मेरे को ये बताओ, पहली वाली घंटी पहली बार कब बजी है, वो 6 मिनट में बजी है, तो दोबारा कब बजेगी, 12 मिनट में बजेगी।
तीसरी बार वो कब बजेगी, 12 मिनट 18 मिनट में बजेगी। ऐसे वो इसका मल्टीपल में बजती जाएगी। ऐसी 12 की बात कर लेते हैं। 12 पहले 12 मिनट में बजी है, दूसरी बार 24 मिनट में बजेगी, तीसरी बार 36 मिनट में बजेगी, फिर 48 मिनट में बजेगी। 18 वाली पहली बार 18 मिनट में, तो 36 मिनट में, तो उसके मल्टीपल में बजती जाएगी। अब वो दोनों एक साथ कब बज सकती हैं? एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा ना बेटा जो 6 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, 18 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो 6, 12, 18 की टेबल में आता है, और वही तो एलसीएम होता है, उसी को तो एलसीएम बोलते हैं बेटा। तो यहां से हमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ये क्वेश्चन दे घंटी वाला, इसके टाइप के सुन लो, बस लिख लो कि हमेशा क्या ले लेता है, एलसीएम ले लेता है। तो ख की अगर मैं बात करूं तो बजने वाली घंटियों का जो अंतराल है 6 मिनट, 12 मिनट, इसमें मिनट कर लो, ठीक है, और 18 मिनट वाली घंटी बजने वाली घंटी एक साथ बजने में लिया गया टाइम या लिया गया समय, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम होगा किसका, 6, 12 और 18। अब 6, 12, 18 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से देखो बेटा। इस तरीके से 6, 12, 18 रखेंगे, तीनों को एक साथ। ऐसा नंबर ढूंढो जो इनमें से किसी एक में भी डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 6 में 2 डिवाइड करता है तो 2 से मैंने भाग दे दिया, बाकी किसी में डिवाइड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 में भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, 12 में नहीं जा रहा है बेटा, 6 बार चले जाएगा, 18 में जाएगा आपका 9 बार। अब वापस से ये 2 से देखो, 6 में फिर से 2 से जा रहा है तो 2 से देंगे, 3 में नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 3 रख लो। 6 के अंदर जाएगा बेटा 3 बार, और 9 में नहीं जाएगा तो 9 को 9 के रख लो। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है सब में, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 9 का 3 बार जाएगा। फिर यहाँ से 3 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 1, 1 और 1। तो इनका एलसीएम क्या आया, इन सबका एलसीएम आ गया बेटा, इनका सबका मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये कितना आएगा, 4 और 9 चौक 36। तो कितना आ गया बेटा, 36 मिनट। अगर वहां पे मिनट में था तो ये भी किसमें आएगा, मिनट। और पहली बार घंटी कब बजी थी, 6 बजे। पहली घंटी जो बजी थी एक साथ 6 बजे बजी थी बेटा, 6 AM पे, तो दोबारा एक साथ 36 मिनट के बाद बजेगी बेटा। तो ये बज जाएगी 6:36 पे सुबह के। और बेटा अगर दोबारा पूछेगा ना तो फिर 36 मिनट जोड़ देंगे, तो अब हर 36 मिनट के बाद वो तीनों की तीनों एक साथ बजने वाली है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? अगर दोबारा पूछेगा, इसके बाद भी अगर पूछेगा तो इसमें 36 और जोड़ देंगे, तो 36 जोड़ेंगे तो वो 7 बज के कितना हो जाएगा, 12 मिनट। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, ये हो गया हमारा पहला वाला चैप्टर। सबको बिल्कुल इजी लगा होगा, किसी में कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो वहां पे भी। जैसे जब भी आपको ये देखोगे कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल देना, मेरे को बता देना, मैं वहां पे आंसर दे दूंगा। आते हैं अब नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड वाला थर्ड वाला चैप्टर है। बेसिकली जो पोलिनोमियल है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। आते हैं तो भी वो वेरी शॉर्ट, मतलब एक एक क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनका कोई इतना ज्यादा औचित्य है नहीं। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 4 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 2 क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हो ना, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ये ऊपर नीचे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन 2 क्वेश्चन से सिर्फ आप 4 मार्क्स लेके आ सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले इसको ध्यान से देखो, पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करो। आपसे बोला बेटा 2x + 3y = 7 और 2ax + a + by और बराबर 28 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है बेटा। अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं, सीधा सीधा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, जब भी आपको ये बोले कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो वहां पे हमें क्या कर देना है बेटा, इसका जो इक्वेशन होता है, यानी कि इसका जो शर्त होता है, कब होती है वो, जब रेखाओं का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। इस क्लियर? अब ये एबीसी क्या है, एबीसी बेटा x का गुणांक,
जो ए है बेटा वो आपका एक्स का गुणांक। एक सेकेंड, ये चीजें हम करने वाले हैं। इसके मैं क्वेश्चंस को एक एक करके समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो आगे, ये पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा आपको। सबसे पहले बोला है रेखिक समीकरण के निकाय के जो अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, तो ए और बी के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बेटा, ध्यान से देखना, इनको दोनों इक्वेशंस को लेंगे। सबसे पहले क्या वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होता है रेखिक समीकरण के, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अनेक हल कब होंगे बेटा, जब आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इज दिस क्लियर? अगर ये चीज है, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है बेटा, तो ए बी सी मैं बता देता हूं। ए आपका x का गुणांक है, बी आपका बेटा y का गुणांक है, और सी आपका अचर है, ठीक है। वो दोनों के दोनों इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहली वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे a1 क्या है, पहला वाला, पहली इक्वेशन में मतलब वो 1 लिखा है, तो वो पहली इक्वेशन की बात कर रहा है बेटा, पहली समीकरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है 2x, तो x का गुणांक है यहाँ पे 2, तो a1 कितना है बेटा, a1 है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 बटा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2a, तो यहाँ पे हमने a2 लिखा बेटा 2a। ये बराबर होना चाहिए b1 है 3, b2 कितना है, तो b2 है बेटा a प्लस बी, तो हमने a प्लस बी इज इक्वल टू, ये है बेटा 7, अचर है हमारा 7 इधर, और इधर भी बेटा इक्वल टू के उधर ही है, तो ये आ जाएगा बेटा 28। अब इसको मैं इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 7 से भाग जाएगा कितने बार, 4 बार, ये 2 से बेटा 1 बार कट गया, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 बटा ए बराबर 3 बटा ए प्लस बी, और ये है बेटा हमारे पास 1 बटा 4, ठीक है। अब यहां से देखो, मैं सबसे पहले इसको और इसको इक्वल करके देखता हूँ। तो यहाँ से 1/a जो है बेटा वो इक्वल है 1/4 के, और एक आपका 3/a प्लस बी जो है बेटा वो इक्वल है 1/4 के। यहां से अगर मैं इसको इक्वल करूंगा, इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, और बेटा ये a प्लस बी इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी, क्या चीज के लिए हुई। यहां से अब देख लो ना बेटा, a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, 12 बराबर 4 प्लस b, तो b का मान यहां से आ जाएगा 12 माइनस 4, जो कि आपके 8 के बराबर होगा। इज दिस क्लियर? और वहां से हमें a और b का मान निकालना था, तो a और b का मान यहाँ पे आ गया, a बराबर 4 है और b बराबर 8 है। आई होप ये वाली चीजें भी सबको क्लियर हुई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको क्लियर है ये, है ना? एक बार इसको देखो अच्छे से। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बेटा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार ध्यान से समझने का। देखो 217x प्लस 131y बराबर दिस। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होना चाहिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। बस आपको आंखों से देखना है कि वो क्या है, हर बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 217, 131, 913, ठीक है, आपने देख लिया। अब आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे कि जो x का गुणांक था वो y का गुणांक बन गया उधर, जो y का गुणांक था इधर आके x का गुणांक बन गया। जब भी आपको ऐसे इंटरचेंज करके दे प्लेसेस, ठीक है, तब उसके लिए आपको एक बेस्ट मेथड बता रहा हूं बेटा किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इज दिस क्लियर? आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, बट सारी कैलकुलेशन जीरो हो जाएगी इसमें, सारी कैलकुलेशन, कोई बड़े नंबर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल एकदम कर सकते हो। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, 217 और 131। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं खैमन 217x प्लस हमारे पास है 131y, 131y बराबर हमारे पास दे रखा था बेटा 913, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था 131y x प्लस 217y बराबर ये हमारे पास है 827। यहां पे x और y का मान निकालना है। 827 है ना? हाँ ठीक है। देखो इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन?
तो यहाँ पे ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 पार्ट करते हैं। पहले दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर और एक बार घटा लेंगे, इस साइड में आप घटा लो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहां पे जोड़ो। सबसे पहले 217 में 131 जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, 17 में 31 जोड़ते हैं तो कितना आता है 48, और ये हो जाएगा 300। तो 348x, और इधर से भी आंख बंद करके 348 लिख देना। इज दिस क्लियर, y, और इधर से जब मैं जोड़ूंगा तो बेटा कितना होगा 17, ये 900 और 800 हो जाएगा 1700, और ये हो जाएगा 1740, तो 1740। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको सिंप्लीफाई करो, 348 इसमें से कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा x प्लस वाई, जो कि आपका कितना बचेगा बेटा 1740। जब मैं 348 को उधर भाग दूंगा तो x प्लस वाई कितना आएगा बेटा 1740 बटे 348। बेटा अगर मैं इसका भाग देता हूं ना 174 का, तो ये इसको 2 बार पूरा पूरा काटता है। ठीक है, देखो 150 का डबल होता है 300, 150 से ऊपर 24 है तो 24 का डबल 48, तो 348। अब यहां से इसे 2 का भाग देंगे बेटा, इस 10 के अंदर तो जाएगा 5 बार, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। 217 में से 131 को घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये तो 0 बच ही गया बेटा, यहां से हासिल चले गया। तो अब 86x है ना बेटा, तो यहाँ पे भी बिना सोचे समझे 86y लिख दो बेटा, माइनस का होगा बेटा, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस का 86y होगा, और वहां से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा, ये 3 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये भी आपका कितना बच जाएगा 86 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 9 में से उधर जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 2 हो जाएगा तो बेटा 8 बचेगा। तो यहां से x माइनस वाई का जो मान होगा, यहां से 86 कॉमन आ जाएगा तो 86 बटे 86, और 86 में 86 का भाग देंगे तो 1 आएगा बेटा, तो यहां से x माइनस वाई कितना है, ये आ गया 1। अब यहां से इसको सोल्व करना ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा इजी है बेटा, तो यहां से कर सकते हो। अब हमारे पास समीकरण 3 और 4 आई, तो समीकरण 3 में एक बार समीकरण 4 को जोड़ो, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, और एक है बेटा x माइनस वाई बराबर 1। तो यहां से अगर मैं जोड़ता हूं इनको, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x, ये y में से y माइनस वाई जोड़ेंगे तो 0, और ये हो जाएगा बेटा 5 और 1 6। तो x का मान कितना आएगा 6 बटे 2, जो कि आपका 3 के बराबर है, राइट। और y का मान कितना होगा बेटा, इस किसी भी समीकरण में रख दो, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे 3 प्लस वाई बराबर कितना होगा 5, तो y का मान कितना हो गया बेटा 5 माइनस 3, तो y बराबर आ गया 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 2। इज दिस क्लियर और नॉट? लेंदी भले ही आपको 2 बार करना पड़ रहा है, बट इजी है, डुएबल है, आराम से कर सकते हो। 4 मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स लिखना है। 3 स्टेप्स मतलब कि 3 बार, एक बार दोनों को जोड़ना है, वापस से एक बार दोनों को जोड़ना है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देगा, ट्राई करेंगे। आलेख विधि द्वारा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का। आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण का निकाय हल ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ना, सबसे इजी, और हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेटा। सेम टाइप का क्वेश्चन किसी ना किसी उसमें पूछ लेगा बिल्कुल, कि 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 है, 3x माइनस वाई बराबर प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसको निकाय को हल करना है बेटा, किससे, आपको ग्राफ लगा के। सबसे बेस्ट तरीका है इसका करने का, देखो क्या। सबसे पहले ना आपको 2 समीकरण दे रखी है, ये दे रखे आपको 3x प्लस वाई बराबर में -4 लिख लूं बेटा, ये 4 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ मत करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, आपने एक बार x बराबर 0 रख लिया, पहले के लिए x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आएगा बेटा, तो यहां से 3 गुणा 0 प्लस वाई बराबर -4।
तो ये हो जाएगा बेटा y बराबर -4। तो पहला हमारे पास जो निर्देशांक आएगा उस रेखा के ऊपर पहला बिंदु जो आएगा वो हमारे पास आ गया बेटा 0 -4। इसके ऊपर मैं दूसरा बिंदु निकालता हूं, दूसरा बिंदु निकालेंगे तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो अगर यहां पे मैं बोलूंगा y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 0 बराबर -4। तो यहाँ पे जो y x का मान आएगा ये आ जाएगा बेटा -4/3। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? या फिर हाँ ठीक है, 0 रखो, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, वहां पे एक बार x का मान आएगा, एक बार y का मान आएगा। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा क्या है बिंदु, एक तो -4/3 x की जगह, और ये है बेटा 0। x निर्देशांक को पहले लिखते हैं, x के मान को पहले लिखते हैं, y के मान को बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगले में देखो बेटा, यहाँ पे है हमारे पास ये 3x - y बराबर -2। तो यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रख लो बेटा। तो एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से -y बराबर -2 आएगा, और 2 से 2 कटेगा तो y बराबर 2। तो एक तो हमारे पास बिंदु आया 0, 2। दूसरे के अंदर अगर मैं रखूं, यहाँ पे y बराबर 0 रखो तो 3x, एक बार यहाँ पे लिख लो, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 3x - 0 बराबर -2, और यहां से होगा बेटा आपका कितना, x बराबर -2/3। क्या चीज क्लियर होगी नहीं सबको? अब यहाँ पे सिंपली हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के अंदर देख लो बेटा क्या क्या यूनिट यहाँ पे चाहिए। आप यहाँ पे ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर वहां पे मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, वहां पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें सिर्फ ऐसे 2 लाइंस खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये हमारा y अक्ष लिखेगा, वहां पे लिखेंगे y अक्ष, ये होता है हमारा x अक्ष, और इधर बेटा x डैश अक्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे आपको, तो इसलिए इसका नाम है। और इधर ये y डैश अक्ष है, इधर भी आपके y के ऋणात्मक मान मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं देखो x की वैल्यूज देखो बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे -4/3 है, -2/3। ठीक है, तो मैं इसमें ही ले लूं बेटा, 1/3, 2/3 इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, एक बार ध्यान से देखना, इसके जो बिंदु आ जाएंगे -2/3 और 0 आ जाएगा, तो मैं 1/3, 2/3 इस तरीके से ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा -1/3, -2/3, -3/3, ऐसे ही चल रहा है बेटा। यहाँ पे आपका 1/3 प्लस का 1/3, फिर 2/3, 3/3, 4/3, और ऐसे कंटिन्यू चलेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? वहीं अगर मैं इसमें देखूं y में, y के जो निर्देशांक है वो तो किसमें है बेटा, इंटीजर्स में, तो उनको इंटीजर्स में ले लेंगे। तो यहां से ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इधर से आ जाएगा बेटा नेगेटिव में, इधर आ जाएगा -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले में क्या है, पहले में है 0 -4, तो 0 -4 कहां पे दिखेगा आपको, 0 मतलब अगर पहले x निर्देशांक 0 है तो बेटा वो y एक्सिस के ऊपर मिलेगा। y एक्सिस हमारे पास क्या है, ये, और -4 कहां पे है बेटा, यहाँ पे। तो ये हमारे पास बिंदु है बेटा, ये हमारे पास 0 -4। दूसरे अगर मैं बात करूं, उसका बिंदु है -4/3, 0, तो -4/3, -4/3, एक सेकेंड रुको, उसको तो मैंने सो ही नहीं किया। इसको अगर मैं ले लूंगा बेटा -4/3, ठीक है, तो -4/3 0 कहां पे मिलेगा, तो ये मिलेगा बेटा यहाँ पे, ये दूसरा बिंदु है। इज दिस क्लियर? यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। हमेशा एक लीनियर इक्वेशन की जो भी ग्राफ बनता है बेटा, वो एक सीधी रेखा बनती है इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके तब बनाता हूं। ये हमारे पास वो ग्राफ बन गया। ठीक है, उस लीनियर इक्वेशन का, कौन सी वाली लीनियर इक्वेशन का बेटा, उसकी इक्वेशन में लिखता हूं। एक सेकेंड, ये क्लियर हुआ सबको? ये हमारे पास है 3x + y बराबर -4 का, 3x + y बराबर -4 का बेटा। ठीक है, दूसरे अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, तो यहां पे बिंदु थे 0, 2, और एक था -2/3, 0। तो एक तो हमारे पास है बेटा 0, 2, 0, 2 हमारे पास यहाँ पे बिंदु है, इसको मैं व्हाइट से देता हूं।
0, 2 ये हमारे पास बिंदु है। और एक हमारे पास कौन सा था बेटा, -2/3 0, ये वाला। और ये कहां पे मिल रहे हैं जाके बेटा, इधर से देखो। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब जिस बिंदु के ऊपर ये जाके मिल रहे हैं, यही हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, किसका ग्राफ था ये? दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर माइनस कर दो। इज दिस क्लियर? अब ये जिस बिंदु के ऊपर जाके मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है बेटा, ये इधर देखो, इस बिंदु के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है बेटा, इस बिंदु के जो निर्देशांक है, ये ऊपर देखो, ये 3/3 और 3/3 कितना होता है, -1। तो x निर्देशांक तो -1 है और y निर्देशांक बेटा -1 है। तो x और y की वैल्यू क्या आई, x और y के निर्देशांक क्या है, -1 और -1। तो दोनों -1 -1 है, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा बेटा -1 और y का वैल्यू भी कितना आएगा, -1। आई होप सबको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा ये? चलो गुड। तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इसके बारे में बेटा बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। हमें वहां से लैंग्वेज देखनी है सबसे पहले, उसके बेसिस के ऊपर क्या बनाने हैं, इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो यहां पे देखो, पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को। आपसे बोला है, तारा ने एक परीक्षा दी, ठीक है, जिसमें 40 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक सही आंसर्स के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत आंसर्स के लिए क्या मिलता है बेटा, उसको सिर्फ 1 मार्क्स ही मिलता है। मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फिर हम नीचे लिख लेंगे इक्वेशंस को एक साथ। यहाँ पे एक साथ यहाँ पे समझ जाओगे बिल्कुल, मैं यहीं पे लिखूंगा। तो ये सेकंड वाले के लिए है, ये ख के लिए है, ठीक है बेटा, ख के लिए सिर्फ इक्वेशंस में यहाँ पे बना रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि सही जो आंसर्स है ना बेटा, सही जो उत्तर है वो x है और गलत उत्तर जितने हैं वो कितने हैं बेटा, y है। ठीक है, इतनी चीज मान लो आप। अब यहाँ पे हमने माना, अब यहाँ पे देखो कितना, उसने कितने मार्क्स लिए, 40 मार्क्स लिए। अगर x उत्तर उसने सही किए और सही उत्तर के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो बेटा उसको कितने मार्क्स मिले होंगे, 3x मार्क्स मिले होंगे। और 1 मार्क्स कटता है गलत आंसर्स के लिए, उसने y गलत आंसर किए तो y मार्क्स कटे होंगे, y गुणा 1, y गुणा 1 तो y होता है। और इसने कितने मार्क्स मिले थे, टोटल आपको मिले थे 40 मार्क्स। तो इस वाले इक्वेशन में आ जाएगा बेटा 40। दूसरे की मैं बात कर लेता हूं, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटे तो 50 मार्क्स मिलते हैं। तो बेटा सही आंसर्स के लिए 4 मार्क्स मिले और गलत आंसर्स के लिए अगर 2 गुणा y हो जाएगा तो ये कितना होना चाहिए बेटा, 50। तो हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए बेटा। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब इनको हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। चलो मैं अब नीचे करके दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 इक्वेशंस यहाँ पे लिखी, आपको वहां पे चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। यहां पे किस तरीके से माना, सही उत्तरों की संख्या कितनी है बेटा, x, और गलत उत्तरों की संख्या ये हमारे पास है बेटा y। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक है बेटा। तो आपको पहले वाला जो इक्वेशन बना था उसके अकॉर्डिंग वो बना था हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 40। तो 3x माइनस वाई बराबर 40 और दूसरा बना था 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, देखो इसमें तो सब में 2 कॉमन आ रहा है बेटा। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम। ये बचेगा आपका 2x और ये बचेगा माइनस का y और बराबर 50। ये 2 से जब मैं भाग दूंगा 50 में तो जाएगा 25 बार। तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई बराबर 25। तो एक समीकरण तो इसको ले लो, समीकरण 1, और ये हमारी दूसरी समीकरण है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 40।
ये समीकरण 2। ठीक है, अब आप क्या कर लो बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि देखो y को मुझे यहां से हटाना है या फिर किसी x को हटाना है, तो सबसे पहले हम y और x को बराबर करते हैं। अब मुझे यहाँ पे y बराबर दिख रहा है, तो अगर बराबर दिख रहा है तो मेरे को जरूरत नहीं है किसी से गुणा या भाग करने की। अगर मुझे यहाँ पे x को इक्वल करना होता तो x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे को 3 से गुणा कर लेते पहले समीकरण को, और दूसरे वाले को हम 2 से गुणा कर लेते। बट यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास y इक्वल है, तो इक्वल है तो हमें इसको हटाना है। अब हटेगा कैसे, आप खुद से सोचो। 0 अगर मेरे को वैल्यू लेके आनी है किसी भी चीज की, तो क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू को मेरे को घटाना पड़ेगा, एक वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तभी 0 बन सकते हैं। उसके अलावा कोई मेथड नहीं है बेटा 0 बनाने का। तो यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, ये y भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को घटाया, तो घटाया तो बेटा साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का y और ये माइनस का 40। ये 2x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। ये प्लस से माइनस सबट्रैक्ट होकर 0 बच जाएगा, और यहां से बेटा 40 में से 25 जाएगा तो 15, और ये माइनस का 15 होगा। तो यहां से माइनस x जो आएगा वो माइनस 15 के बराबर है। तो x कितना आ गया बेटा, x आ गया 15। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख लो, मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने, तो x बराबर 15 अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई बराबर 25 था। तो यहां पे रखेंगे 2 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 25। बेटा y उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 25 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 माइनस ये हो जाएगा 25 और बराबर 5। तो 30 में से 25 जाएगा तो बेटा 5 बचेगा, और ये y का मान आ गया 5। इज दिस क्लियर और नॉट? तो वहां से x का मान कितना आया था 15, और y का मान कितना आ गया बेटा 5। हमसे पूछे थे कुल प्रश्न कितने होंगे, तो कुल प्रश्न तो बेटा वहां पे सही और गलत दोनों को मिला के हो जाएंगे। तो 15 प्लस 5 20 आंसर्स होंगे या 20 क्वेश्चन होंगे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो आज जो हमने किया, हमारे 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पे कर लिए बेटा कंप्लीट। हमारा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, मतलब तीसरा चैप्टर, इनके बेसिस के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने कंपाइल कर लिए हैं, सबको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। चीजें याद रखना, मैंने फिर से बोल रहा हूँ बेटा, बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इनको सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से। आप 1 से 2 बार इसको वीडियो को देखो अच्छे से, बिजनेस क्लियर। और वीडियोस को देखने के बाद बेटा आपको अभी दूसरा लिंक दिखेगा, यहीं पे जाना नहीं है कहीं पे भी। अभी दूसरा का दूसरा वीडियो अभी तुरंत डला हुआ होगा, साइड में जाके देख लेना, अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो उसको आप क्लिक करो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा। बाय एवरीवन, बाय बेटा।